हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड रिव्यू। मैं हूँ साक्षी कौशिक और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 12th क्लास का जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली। एंड लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड हुई थी वो हुई थी 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1, राइट। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस आपका चैप्टर 3 है। वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पार्ट ऑफ चैप्टर 3 इटसेल्फ, जो कि है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, लास्ट टाइम जो वीडियो थी वो इसी पॉइंट पे लीव हुई थी कि नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर में जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस दी गई है उसको डिस्कस करेंगे एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो प्लीज़ मेक श्योर गाइज कि आप इस वीडियो को अच्छे से अपनी अटेंशन दे के सुने, लास्ट तक सुने और अपने नोट्स जो हैं साथ साथ बनाते रहे, राइट। इवन दो जब ये पूरा चैप्टर एंड होगा और इस चैप्टर की जब लास्ट वीडियो अपलोड होगी उसके साथ आई विल बी प्रोवाइडिंग यू हैंड रिटन डिजिटल नोट्स, लेकिन आप अपनी हैंड राइटिंग में जो नोट्स बनाते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, तो प्लीज़ वो भी बनाइए, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस से। तो सबसे पहले हु गेव दिस थ्योरी, ठीक है, किसने दी थी ये थ्योरी? रिचर्ड लाजरस एंड कोलीग्स। कोलीग्स मतलब इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, बट मेजरली रिचर्ड लाजरस का नेम जो है वो डिस्कस होता है एंड ही इज़ द पर्सन, राइट। तो रिचर्ड लाजरस, ये नाम आपको याद रखना है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, राइट। अब समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस थ्योरी ऑल अबाउट, है ना। चलो, so according to Richard Lazarus and according to this cognitive theory of stress, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अप्रेजल्स। अब आप बोलोगे कि अप्रेजल क्या होते हैं भाई, ये बता दो हमें, अप्रेजल का मीनिंग, है ना। अप्रेजल मतलब कि किसी भी इवेंट को आप कैसे परसीव करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एग्ज़ाम में पास हुई तो क्या मैं उस चीज़ से खुश हो रही हूँ या उदास हो रही हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ में फेल हो गई तो क्या मैं उस चीज़ से खुश हुई, उदास हुई। किसी इंसान ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो क्या मैं उस चीज़ को अप्रेज करूँगी एज बीइंग अ गुड थिंग और बीइंग अ बैड थिंग। तो अप्रेजल मतलब किसी भी सिचुएशन को कैसे आप परसीव कर रहे हो, कैसे आप इवैल्यूएट कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस दो तरीके के अप्रेजल्स हो सकते हैं। एक होता है प्राइमरी अप्रेजल। नाउ व्हाट इज़ दिस प्राइमरी अप्रेजल, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डेफिनेशन तो कहती है कि प्राइमरी अप्रेजल इज परसेप्शन ऑफ अ न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो तीन चीज़ें हैं हमारे पास। कोई भी जब आपके इन्वायरमेंट में चेंज होता है या वेन एवर यू एंटर अ न्यू इन्वायरमेंट, तो उस इन्वायरमेंट का या फिर उस चेंज का कैसा परसेप्शन है। आर यू परसीविंग दैट चेंज और दैट न्यू इन्वायरमेंट एज पॉजिटिव, या फिर आप उसको एक नेगेटिव चीज़ की तरह देख रहे हो, या न्यूट्रल कि भाई मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जो भी हुआ, राइट, जो भी चेंज हुआ आई डोंट केयर। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th क्लास पार करके कॉलेज में गए, ठीक है। अब ये आपके लिए एक चेंज है एंड कॉलेज इज़ अ न्यू इन्वायरमेंट फॉर यू, है ना। नई जगह है, नए लोग मिलेंगे, नया तरीके का एक पूरा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का। सो वो जो चेंज आया है आपकी लाइफ में, आर यू परसीविंग दैट चेंज एज कि भाई ये तो कुछ अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ, पॉजिटिव है, और आर यू परसीविंग इट एज समथिंग नेगेटिव कि यार ये तो नेगेटिव हो गया है, कुछ कॉन्सिक्वेंस इसका अच्छा नहीं है, या फिर आप उससे आपको उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर हो जाएगा कि न्यूट्रल हो आप, यू डोंट केयर, स्कूल था या कॉलेज है, यू डोंट केयर, ठीक है, यू आर वेरी न्यूट्रल इन दैट थिंग। तो प्राइमरी अप्रेजल का बेसिक मतलब ये होता है कि किसी भी न्यू इन्वायरमेंट या चेंजिंग इन्वायरमेंट को आर यू परसीविंग इट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिन भी इवेंट्स को आप एज नेगेटिव अप्रेज कर लेते हो, यानी कि जिन भी इवेंट्स या जिन भी चेंजिंग एनवायरनमेंट को आप कंसिडर कर लेते हो कि वो तो नेगेटिव है मेरे लिए, तो उसके अंदर हम तीन चीज़ें हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे जो पॉसिबली हो सकती है। नेगेटिव इवेंट्स आर अप्रेज्ड फॉर हार्म, थ्रेट और चैलेंज। किसी भी नेगेटिव इवेंट को आप एज हार्मफुल ले सकते हो अपने लिए, या एज अ थ्रेट ले सकते हो अपने लिए, या फिर एज अ चैलेंज ले सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन एक एक करके ज़रा पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने ये डेफिनेशन कहीं लिखी नहीं हुई है, तो यू हैव टू ओपन योर ईयर्स नाइसली एंड लिसन, ओके, अटेंशन।
तो हार्म क्या है? इट इज़ द असेसमेंट ऑफ डैमेज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय एन इवेंट. कोई इवेंट था जो ऑलरेडी हो चुका है और वो आपके लिए नेगेटिव था, लेकिन जो भी डैमेज वो इवेंट कर सकता था वो डैमेज अब ऑलरेडी हो चुका है एंड दैट डैमेज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. उस चीज़ को हम बोल देते हैं हार्म. तो कोई भी चेंजिंग इन्वायरमेंट जिसको आपने अपने लिए नेगेटिव परसीव किया वो आपके लिए हार्मफुल कब होगा? जब उसका डैमेज ऑलरेडी हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, दैट इज़ वो आपकी इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर फॉर एग्जाम्पल मे बी कहीं पे तूफान आ गया है या सुनामी आ गई है, तो वहाँ पे जो पूरा इन्वायरमेंट है, घर बार है, वो सब खराब हो जाएगा, राइट? तो आपका इन्वायरमेंट तो चेंज हो गया और वो आपके लिए नेगेटिव था. कॉन्सिक्वेंस में नेगेटिव के अंदर भी वो आपके लिए हार्मफुल था. क्यों? क्योंकि जो भी डैमेज वो सुनामी कर सकती थी वो डैमेज ऑलरेडी हो गया है एंड इट कैन नॉट बी अनडन, राइट? फिर सेकंड चीज़ आती है थ्रेट. व्हाट इज थ्रेट? इट इज़ द असेसमेंट ऑफ द पॉसिबल डैमेज दैट कैन हैपन. ठीक है, तो थ्रेट बेसिकली क्या होता है? असेसमेंट ऑफ अ पॉसिबल फ्यूचर डैमेज दैट मे बी ब्रॉट अबाउट बाय द इवेंट. तो जैसे कि हमारे वेदर फोरकास्ट आते हैं, राइट? आजकल स्पेशली बहुत ज़्यादा जो रेनी सीज़न आता है, जब मॉनसून सीज़न आता है, तो हमारे जो वेदर डिपार्टमेंट हैं वो फोरकास्ट रिलीज़ करके बता देते हैं कि करंटली जो है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश आएगी. तो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू शुड नॉट गो आउट ऑफ योर होम्स अनलेस इट इज़ नेसेसरी, है ना? ऐसी चीज़ आ जाती है, तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ है हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा बारिश आएगी. बट थ्रेट में क्या है कि हम ऑलरेडी असेस कर सकते हैं कि जो चीज़, जो इवेंट होने वाला है, जो पॉसिबली एक नेगेटिव इवेंट हो सकता है, उसका क्या थ्रेट है, क्या डैमेज कर सकता है वो हमको, क्या फ्यूचर डैमेज हो सकता है उससे, राइट? या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप जाके अपने बॉस के ऊपर चीखोगे, ठीक है, आप अपने मन में सोच रहे हो मैं तो आज अपने बॉस को ये बोल दूंगी, राइट? तो उससे पहले आप अपने मन में उस चीज़ का जो थ्रेट है उसको असेस करते हो. व्हाट फ्यूचर डैमेज दैट थिंग कैन कॉज इफ़ यू गो एंड शाउट एट योर बॉस. ठीक है, क्या फ्यूचर डैमेज हो सकता है उस चीज़ से. तो ये हो गया आपका थ्रेट. थर्ड चीज़ आती है चैलेंज. अब चैलेंज अप्रेजल्स जो हैं वो एक कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं. ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद अ कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेसफुल इवेंट. जब आप किसी भी इवेंट को इन अ नेगेटिव लाइट देखते हो बट व्हेन यू टेक इट एज अ चैलेंज, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये माना जाता है कि जो चैलेंज अप्रेजल्स होते हैं वो एक कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट आएगा उसके साथ आप डील कर लोगे, उसके साथ आप कोप कर लोगे और आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप उस इवेंट को ओवरकम कर लो एंड इवन उस इवेंट से आप कुछ प्रॉफिट भी ले लो, राइट? तो दैट इज़ व्हेन यू सी इट एज अ चैलेंज. तो ये था आपका प्राइमरी अप्रेजल के बारे में जो हमें डिस्कशन करना था, राइट? तो आई होप आपके लिए ये चीज़ क्लियर है. दो टाइप्स के अप्रेजल्स होते हैं, प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल. प्राइमरी अप्रेजल हमने जस्ट अभी डिस्कस किया. किसी भी इवेंट को जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, न्यू इन्वायरमेंट है, यू टेक इट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंस. नेगेटिव लेते हो तो यू असेस इट फॉर इट्स पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज, राइट? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अप्रेजल की. सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है? इट इज़ द असेसमेंट ऑफ वन स्कोपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज. तो इन दो शब्द पे आपको बहुत फोकस करना है. कोपिंग एबिलिटीज, ठीक है, और सेकंड क्या है? रिसोर्सेज. तो सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होता है कि हम खुद असेस कर रहे होते हैं कि जो भी इवेंट हमारे सामने आया है, जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट हमारे सामने आया है, डू आई हैव द एबिलिटीज टू कोप विद दैट इवेंट. क्या मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं उस स्ट्रेसफुल इवेंट से कोप कर सकूं? क्या मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं जो मुझे हेल्प करेंगे उस स्ट्रेसफुल इवेंट से बाहर आने में या फिर एटलीस्ट उस स्ट्रेसफुल इवेंट से कोप करने में? एंड वेदर दे विल बी सफिशिएंट. ठीक है, तो जो मेरी कोपिंग एबिलिटीज़ है, जो मेरे रिसोर्सेज है, पहली बात तो क्या मेरे पास वो दोनों चीज़ें हैं भी कि नहीं. दूसरी बात, अगर मेरे पास कोपिंग एबिलिटीज़ और रिसोर्सेज हैं उस स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ डील करने के लिए, तो क्या वो कोपिंग एबिलिटीज़ और रिसोर्सेज सफिशिएंट है उस स्ट्रेसफुल इवेंट का पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज मीट करने के लिए. ठीक है,
क्योंकि द मोमेंट वी परसीव एनी इवेंट एज स्ट्रेसफुल, हमने देख लिया कि भाई ये तो मेरे लिए बड़ा स्ट्रेसफुल होने वाला है, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि हमने उसे एक नेगेटिव लाइट में ले लिया है। तो जैसे ही नेगेटिव इवेंट की बात आ जाएगी तो हम उन तीनों चीज़ों को भी इंक्लूड कर देंगे, उसका एसोसिएटेड हार्म, उसका एसोसिएटेड थ्रेट और उसका एसोसिएटेड चैलेंज जो हमारी लाइफ में आएगा। तो सेकेंडरी, अब देखो प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल में एक इतना सा बात है कि प्राइमरी अप्रेजल में आप देख रहे हो कि जो भी चेंज आया है आपकी लाइफ में, क्या वो चेंज आपके लिए पॉजिटिव है, क्या वो चेंज से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो वो चेंज न्यूट्रल है, या फिर वो चेंज आपके लिए नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। अब आपने देख लिया कि भाई हो सकता है वो चेंज तो मेरे लिए नेगेटिव है, फिर आप जाओगे अपने सेकेंडरी अप्रेजल्स पे कि क्या मेरे पास वो कोपिंग एबिलिटीज़ है, क्या मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं कि मैं उस स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ डील कर पाऊँ, और क्या वो रिसोर्सेज और कोपिंग एबिलिटीज सफिशिएंट इनफ हैं कि जो वो स्ट्रेसफुल इवेंट अपने साथ हार्म लाएगा, थ्रेट लाएगा और चैलेंज लाएगा, उसके साथ भी मैं डील कर पाऊँ, राइट। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अप्रेजल। अब रिसोर्सेज, आप पूछोगे रिसोर्सेज से आपका क्या मतलब है, क्या मेरे पास खाना पानी ये सब होना चाहिए। सो व्हाट डू वी मीन बाय रिसोर्सेज? रिसोर्सेज जो हैं वो मेंटल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, पर्सनल रिसोर्सेज हो सकते हैं और सोशल रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं बिल्कुल एंड में डिस्कस करूंगी, स्टार मार्क डाल दिया है, इंपॉर्टेंट चीज़ है और एंड में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो इसको आप याद रखना, ठीक है, एंड में डिस्कशन होगा। तो ये दो टाइप्स के अप्रेजल्स हो गए। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको आता है ये वीडियो देखते हुए तो गाइज प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन है, उस पर आप अपने डाउट्स पूछिए, ईमेल है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उससे भी रीच आउट कीजिए, डाउट पूछिए, राइट। नहीं तो आपके पास आपकी बुक्स है, मैंने थोड़े दिन पहले गिव अवे किया था साइकोलॉजी की लाइब्रेरी का, तो उसमें भी काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है, इफ़ नीडेड आप उन बुक्स को भी रेफ़र कीजिए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अप्रेजल्स डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। क्या हम अप्रेजल जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल हमने अभी पढ़ा है वो अप्रेजल कैसा होगा वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। क्या ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, क्या पास्ट में आप ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ डील कर चुकी हैं, राइट। तो इफ़ यू फील कि हाँ पास्ट में भी ये चीज़ हो चुकी है मेरे साथ, तो यू फील अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं डील कर पाऊंगी। बट अगर कोई सिचुएशन एकदम नई है आपके लिए, जिसके साथ आपने कभी आपका मतलब डील ही नहीं की, आपने कभी वो सिचुएशन ना उसके बारे में सुना, देन इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, राइट। और फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कई लोगों के लिए अगर वो लिफ्ट में जा रहे हैं और लाइट चली जाए और लिफ्ट ख़राब होके बंद हो जाए, दैट कैन बी अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, राइट। बट सपोज मेरे साथ ये चीज़ पहले हो चुकी है कि मैं लिफ्ट में पहले भी अटक चुकी हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी, तो मुझे पता है कि मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है, मुझे पता है मुझे उसके साथ कैसे डील करना है। तो मे बी जो मेरा अप्रेजल होगा उस सिचुएशन का वो मे बी न्यूट्रल रहेगा, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। बट इफ़ इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं किसी लिफ्ट में फंस गई और मैं उस लिफ्ट में अकेले हूँ, तो मेरे पास तो कोई पास्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं उस इवेंट का, तो मे बी मैं उसे एक मोर नेगेटिव लाइट में देखूंगी, एज अ थ्रेट भी देखूंगी अपने आप को कि तो बहुत डैमेज हो गया, क्या होगा मेरे साथ, मैं फंस गई यहाँ पे, राइट। आई विल बिकम वेरी मच स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। दूसरा फैक्टर जिस पे अप्रेजल डिपेंड करते हैं कि वेदर द स्ट्रेसफुल इवेंट इज़ परसीव्ड एज कंट्रोलेबल और नॉट। यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, कंट्रोलेबल वर्ड है। तो जो आपका स्ट्रेसफुल इवेंट है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे स्ट्रेस दे रही है, ये इवेंट से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, आर यू परसीविंग इट एज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल और नॉट। जैसे अगर मैं लिफ्ट में फंस गई और मुझे वो चीज़ स्ट्रेसफुल लग रही है, तो क्या मैं उसको ऐसे परसीव कर रही हूँ कि हाँ भाई साक्षी ये चीज़ तो तुम्हारे कंट्रोल में है, लिफ्ट में फंसे हो कोई बात नहीं, लिफ्ट का जो अलार्म बटन होता है उसे दबा दो, फ़ोन कर दूंगी मैं किसी को, कोई बचाने आ जाएगा, कंट्रोलेबल है ये। या फिर मैं उसको ऐसे परसीव कर रही हूँ कि अब तो मैं बिल्कुल फंस गई, मेरे हाथ में सिचुएशन ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कोई आएगा मुझे बचाने या नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है ये चीज़, या मैं उसको ऐसे परसीव कर रही हूँ, राइट। तो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है आपका अप्रेजल कि वेदर यू आर परसीविंग एनी स्ट्रेसफुल इवेंट एज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल और एज समथिंग विच इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल टोटली, ठीक है। चलो
अब हम बात करेंगे स्ट्रेस रिएक्शंस की, ठीक है। हमने बात कर ली कि कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आया तो उसमें हम उसको कैसे अप्रेज करते हैं, प्राइमरी अप्रेजल है, सेकेंडरी अप्रेजल है, क्या क्या फैक्टर्स है जो उन अप्रेजल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। बट जब हम एक्चुअली स्ट्रेस में होते हैं तो कैसे रिएक्शंस आ सकते हैं हमारे पास से, राइट। सो देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हो, 4 तरीके के रिएक्शंस जो हैं वो आ सकते हैं। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिएक्शन, की स्ट्रेस की वजह से जो फिजियोलॉजी है, आपकी बॉडीली रिएक्शंस हैं वो आ सकते हैं। इमोशनल रिएक्शंस, दैट इज एट योर साइकोलॉजिकल लेवल रिएक्शन आ सकता है स्ट्रेस की वजह से। बिहेवियरल, मतलब आपके बिहेवियर में वो स्ट्रेस झलकने लग जाए, राइट। कॉग्निटिव, आपकी थिंकिंग डिस्टॉर्ट हो जाए, कुछ सोच ही ना पा रहे हो स्ट्रेस की वजह से। जैसे कई लोगों के साथ होता है ना, अगर कई बच्चों के साथ स्पेशली होता है दैट फॉर एन एग्जाम दे आर सो मच स्ट्रेस्ड, एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेके, कि जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो मतलब वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि कुछ सोच ही नहीं पाते, बिकॉज ऑफ विच जो आंसर आता है वो भी नहीं पता लगता, वो भी नहीं लिख पाते, राइट। सो वो हो जाता है आपका कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को मैं लास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ, तो इसको ज़रा होल्ड पे डालिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इमोशनल स्ट्रेस रिएक्शन। तो इमोशनल स्ट्रेस रिएक्शन बेसिकली क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स योर नेगेटिव इमोशंस। अब नेगेटिव इमोशंस हम किसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? ये जो हमारी थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव इमोशंस हो जाते हैं जैसे कि फियर है, आप बहुत ज़्यादा डर गए हो, ठीक है, वो भी एक स्ट्रेसफुल रिएक्शन होता है। यू बिकम वेरी एंशियस, लिफ्ट में बंद हो गए हो तो आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो, आपके अंदर फियर है कि क्या हो रहा है, घबराहट हो रही है आपको, राइट। या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, एंगर में, या डिनायल हो रहा है कि नहीं ये चीज़ तो मेरे साथ हो ही नहीं सकती, या फिर एम्बैरसमेंट हो रहा है कि ये कैसे होगा मेरे साथ, राइट। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस, और ये नेगेटिव इमोशंस एक स्ट्रेस का रिएक्शन हो सकते हैं, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेसफुल रिएक्शन कैन बी बिहेवियरल। बिहेवियरल क्या होता है? 2 रिस्पॉन्स हो सकते हैं, या तो फाइट या फिर फ्लाइट, ठीक है। इसको मैं, आपने शायद ये चीज़ पहले भी पढ़ी होगी, मैंने कवर तो कर रखी है पुरानी वीडियोस में, बट एक बारी फिर से जो है मैं इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ। तो हमारे जो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज होते हैं, पार्डन फॉर द हैंड राइटिंग, बट 2 रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, फाइट या फिर हो सकता है फ्लाइट। या तो इस सिचुएशन का आप डटकर सामना करो, दैट मीन्स फाइट, या फिर आप उस सिचुएशन से दूर भाग जाओ, यू स्टार्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, यू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, तो वो हो जाएगा फ्लाइट। आप डिनायल मोड में चले जाओगे, राइट, कि नहीं होगा, या फिर आप भागोगे उस चीज़ को, उस टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश करोगे। फाइट होगा कि भाई उसके बारे में बात करो, ठीक है, अभी के अभी उसको सॉल्व करो और ख़त्म करो। फ्लाइट होगा डिले करते रहो, करेंगे उसको अवॉइड करते रहो, और फिर वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा मेसअप हो जाए, राइट। तो 2 ही तरीके के बिहेवियरल स्ट्रेस रिएक्शन हो सकते हैं, आइदर यू फाइट इट आउट और यू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, दैट इज फ्लाइट। फिर थर्ड रिएक्शन आपका स्ट्रेस का जो हो सकता है वो होता है कॉग्निटिव, ठीक है। कॉग्निटिव क्या होता है? इसमें आ सकता है इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। अगर आप देखो कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अगर आप उन्हें कभी ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी कि वो किसी भी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे ढंग से, राइट। दे आर बिकमिंग वेरी एंशियस, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर थॉट्स ऑल्सो, राइट। बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव बिहेवियर आता है उनका, रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं, वही सेम चीज़ बार बार बोलते रहते हैं कि यार ऐसा हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूं, है ना, ये चीज़ तो बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है मेरे लिए, हाउ शुड आई हैंडल, हाउ शुड आई डील विद इट। तो बहुत ज़्यादा ऐसे रेपिटेटिव चीज़ें बार बार ही उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से रिलेटेड वो करते रहेंगे, एंड दे विल हैव वेरी मॉर्बिड एंड वेरी इंट्रूसिव थॉट्स। मॉर्बिड और इंट्रूसिव थॉट्स का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी इलॉजिकल थॉट्स उनके मन में आती रहेगी। देन ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ओवर थिंकिंग के पैटर्न में चले जाएं और उसमें फंस जाएं, एंड देन दे माइट बिगिन टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ विच बाकी लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो कॉग्निटिव रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस भी आता है। अब हम लोग कहते हैं ना कि स्ट्रेस कुछ नहीं होता, बस दिमाग का खेल है, ये है वो, दैट इज़ ऑल फॉल्स, ठीक है। वो सब एक स्टिग्मा है कि स्ट्रेस कुछ नहीं होता, स्ट्रेस होता है, ठीक है। देखो आप यही देख लो कि एक छोटे से स्ट्रेस की वजह से, मतलब कोई भी एक इवेंट है उसकी वजह से जो आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो छोटा सा वर्ड अभी हमें लग रहा है कि ये स्ट्रेस ही तो है, क्या होगा इससे, राइट। तो उस स्ट्रेस की वजह से ही
हमारे जो बिहेवियरल रिएक्शंस हैं वो ही कितने सारे आ रहे हैं, राइट। बिहेवियर में वो स्ट्रेस झलक रहा है, हमारे इमोशंस में वो स्ट्रेस झलक रहा है, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स तक में वो स्ट्रेस झलक रहा है, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस कुछ भी नहीं होता, है ना। स्ट्रेस इज डेफिनेटली देयर, इसका एग्जिस्टेंस होता है ना। और मतलब आप ये लगा लो, एक बच्चा जो एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस्ड है, हो सकता है उसके इमोशंस में वो स्ट्रेस झलके, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करे हर चीज़ पे। मम्मी ने खाना दिया है कि क्या है यार, आप जब देखो मेरे मुंह में खाना ठूसते रहते हो, है ना। क्यों है? क्योंकि वो अपने एग्ज़ाम को लेके स्ट्रेस्ड है, बट वो डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है? उसके इमोशंस के थ्रू या उसके बिहेवियर के थ्रू हो रहा हो डिस्प्लेस, है ना। वो हर इंसान से झगड़ा कर रहा हो, या मे बी फ्लाइट मोड में हो, डिनाई कर रहा हो, किसी से बात ही ना कर रहा हो अपने उस सब्जेक्ट के बारे में जो पेपर है जिस चीज़ का, या कॉग्निटिव मोड में उसको कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बन रहा है। जब वो पेपर लिखने बैठता है उस सब्जेक्ट का, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा, बिकॉज ऑफ विच वो पेपर की एंग्जाइटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जो स्ट्रेस है उसका एग्जिस्टेंस हर जगह हमें नज़र आता है। अब जो पहले वाला रिएक्शन था फिजियोलॉजिकल, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखो, इसके लिए मैंने जो आपके डिजिटल नोट्स मैंने कहा था मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, इसकी एक ग्लिम्प्स है उस डिजिटल नोट्स की। तो हम इसको ऐसे वे में समझेंगे, फिजियोलॉजिकल जो है, फिजियोलॉजिकल उसमें अराउजल एक की रोल प्ले करता है। अब ये अराउजल कैसे होता है? अब हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, जिन लोगों को इसकी नॉलेज अभी नहीं है, लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज़ जो 45 डेज़ की मैराथन हुई थी उसमें बायो साइकोलॉजी के भी काफ़ी सारे पार्ट कवर हुए थे। मेक श्योर आप उसको देखें और अपना वो वाला पार्ट रिवाइज करें, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस के दो पाथवेज हो सकते हैं। एक पाथवे होता है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक पाथवे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस कैन फंक्शन वाया टू पाथवेज, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पाथवे को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ये रिलीज करती है कैटेकोलमाइंस। कैटेकोलमाइंस क्या होते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं हम, राइट। उन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है कैटेकोलमाइंस, राइट। सो एड्रीनल ग्लैंड विच इज देयर इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलीजेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैटेकोलमाइंस ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। डायरेक्टली जो है हमारा ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में रिलीज किया जाता है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन बाय द एड्रीनल ग्लैंड्स, एंड देन इट goes on to give a flight एक second, just wait a second, yeah. Then it goes on to give you a flight response or a fight response, जो कि हमने behavioral part में पढ़ा था, right। इसीलिए मैंने behavioral part और बाकी के जो पार्ट्स थे वो पहले ही समझा दिए थे, ताकि आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बात क्या है, जस्ट अ मिनट, मैं इस चीज़ को इरेज करती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए आपके लिए। तो हाइपोथैलेमस का एक पाथवे होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करती है एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन हमारे ब्लड में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा या तो फाइट रिस्पॉन्स होता है, फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये जो कैटेकोलमाइंस है ये हमें हेल्प करती है इन आर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फिर जब हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तक आ जाते हैं तो फिर आ जाता है बिहेवियरल रिएक्शन। उससे पहले तक फिजियोलॉजिकल चल रहा है, ठीक है, कि अमीन्स रिलीज हो रही हैं ब्लड स्ट्रीम में, ग्लैंड रिलीज कर रहा है। उसके बाद जो पार्ट है वो हमारा आ जाता है बिहेवियरल रिएक्शन का। अब हाइपोथैलेमस का एक और पाथवे होता है, वो पाथवे है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड्स अस विद एनर्जी। अब एनर्जी क्यों चाहिए होगी भाई हमें? कोई स्ट्रेसफुल इवेंट है तो देखो, फॉर एग्जाम्पल आप फाइट रिस्पॉन्स डिसाइड करते हो अपने लिए, ठीक है, कि भाई मुझे इस सिचुएशन से फाइट करना है। सो इन ऑर्डर टू फाइट एनी सिचुएशन यू विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। तो उस एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? वो एक आपका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है? एनर्जी आ रही है आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन से, और ये रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड वाया द हाइपोथैलेमस, राइट। तो आई होप ये फिजियोलॉजिकल का जो आपका पार्ट है वो भी क्लियर्ड है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 स्ट्रेस रिएक्शंस, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड वेरीज इन 4 थिंग्स, ठीक है। 4 चीज़ें हैं जिसमें क्या कितना स्ट्रेस आप एक्सपीरियंस करते हो, कैसा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हो, वो वेरी करता है। सबसे पहले इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी में क्या होता है कि जो स्ट्रेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो सकता है वो लो इंटेंसिटी का और हो सकता है वो हाई इंटेंसिटी का हो, ठीक है। द स्ट्रेस दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग मे बी ऑफ लो इंटेंसिटी, कि भाई इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा आपको उस सिचुएशन से, लो इंटेंसिटी का, मैनेजेबल है। बट हो सकता है वो हाई इंटेंसिटी का भी हो कि भाई मैनेज नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का स्ट्रेस है, राइट। सेकेंड थिंग अपॉन विच द स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड वेरीज इज द ड्यूरेशन, कि वो स्ट्रेस जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, ठीक है। इज दैट स्ट्रेस शॉर्ट टर्म, कि भाई थोड़े समय के लिए, कि एग्जाम का स्ट्रेस था तो कल मेरा पेपर है उस तक के लिए मुझे स्ट्रेस है एंड देन इट विल बी ओवर, तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। या फिर वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है जो आप कैरी कर रहे हो कि फ्यूचर को रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, जब तक एक जॉब नहीं लग जाती जब तक वो स्ट्रेस कंटिन्यू ही होता रहेगा, राइट। तो इज द ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस शॉर्ट और इज इट लॉन्ग, उस पर भी आपका स्ट्रेस वेरी करता है, राइट। फिर आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब द स्ट्रेस दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, इज इट लेस कॉम्प्लेक्स और इज इट मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है, 2-3 चीज़ें एक साथ है जिसको लेके आपको स्ट्रेस है, या एक ही चीज़ है जो आपको स्ट्रेस कर रही है, तो वो थोड़ी लो कॉम्प्लेक्स होगी। बट हाई कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है कि 2-3 चीज़ें, फैमिली की तरफ से भी स्ट्रेस्ड हो, अकेडमिक्स की तरफ से भी स्ट्रेस्ड हो, अपना रोमांटिक रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस्ड हो, अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेस्ड हो, तो वो एक कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। फिर आता है प्रेडिक्टेबिलिटी, कि अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेसफुल इवेंट था वो या एक्सपेक्टेड स्ट्रेसफुल इवेंट था, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड की जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक नेचुरल डिजास्टर आ जाएगा बट आ गया, और उसकी वजह से घर वर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली गई, फूड सप्लाई चला गया, तो दिस इज़ अ वेरी अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेसफुल इवेंट तो ऑफ कोर्स है बट एक अनएक्सपेक्टेड है, आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। और एक एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है कि भाई एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हाँ उस वक्त मुझे स्ट्रेस होगा, या फिर अभी मुझे कॉम्पिटिटिव ऑल इंडिया का कोई एग्ज़ाम देना है तो उससे मुझे स्ट्रेस होगा। तो वो कुछ स्ट्रेसेस होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि जो आपके थोड़े लो इंटेंसिटी के स्ट्रेस होते हैं या जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के स्ट्रेस हों, थोड़े लेस कॉम्प्लेक्स हों और जो थोड़े एक्सपेक्टेड स्ट्रेस हों, उनमें फिर भी इंसान जो है मैनेज कर लेता है उन स्ट्रेसेस को, राइट। द पर्सन इज एबल टू मैनेज देम समहाउ। बट द स्ट्रेसर्स विच आर ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी, या फिर इवन इफ दे आर ऑफ लो इंटेंसिटी बट दे कंटिन्यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, या फिर उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, हर जगह से आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ा हुआ है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया सडनली जिसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो जो ऐसे वाले स्ट्रेसर्स होते हैं उससे एक इंसान को कोप अप करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है एंड समटाइम्स इट मे ऑल्सो लीड टू अ स्टेज ऑफ बर्नआउट, जब इंसान को एक प्रोफेशनल की मदद लेनी ही पड़ती है। एंड इन दैट केस आई हैव ऑलवेज सेड कि प्लीज़ स्टिग्मा को हटाओ, वी आर ऑलरेडी इन द प्रोफेशन ऑफ साइकोलॉजी, बट जो नहीं भी है साइकोलॉजी के प्रोफेशन में उनको भी स्टिग्मा से फाइट करना चाहिए एंड दे शुड नॉट हेजिटेट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प ले लेनी चाहिए जब भी आपको नेसेसरी लगे, राइट। सो दीज आर सर्टन वेज इन विच योर स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड वेरीज। अब इस पूरी थ्योरी का एक समरी कर लेंगे, और जो शुरुआत में मैंने आपको बोला था ना कि इस चीज़ को हम फिर से डिस्कस करेंगे, ये स्टार मार्क्ड रिसोर्सेज, इसको भी एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी समरी है, ये जो आपका डायग्राम है ये आपकी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी बना हुआ है ना, जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली है क्या, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डायग्राम का क्या रिलेशन है इस पूरी थ्योरी से, बट ये पूरा डायग्राम एक सॉर्ट ऑफ समरी दे देता है आपकी पूरी थ्योरी का, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट आया, स्ट्रेसफुल इवेंट को लिखते हैं एज SE, ठीक है। कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट आपके पास आया तो इस स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ आप कैसे डील करोगे डिपेंड्स अपॉन योर ओन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपकी खुद की कैसी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर डिपेंड करेगा, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं उस स्ट्रेसफुल इवेंट से डील करने के लिए उस पर डिपेंड करेगा, और किस टाइप के स्ट्रेसर हैं। अब स्ट्रेसर अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, इसको हम पार्ट 1 जो वीडियो की बनाई थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर हो सकता है, सोशल स्ट्रेसर हो सकता है, राइट। इन स्ट्रेसर्स की ये डायमेंशंस हो सकती है, जस्ट अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया है ना। तो ये ब्लॉक तो आपका क्लियर ही है। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई आपके फिजियोलॉजिकल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या आप फिजिकली फिट हो, है ना,
या फिर कोई डिजीज़ है जो आपको हो रखा है जिसकी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी थोड़ी लो है. आर यू वल्नरेबल टू सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स या डिजीजेस बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स. अगर वो वल्नरेबिलिटी है तो हो सकता है आप उस स्ट्रेसफुल इवेंट से अच्छे से डील ना कर पाओ, है ना. साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती है. आपकी मेंटल हेल्थ का स्टेट क्या है, इज़ इट इन अ गुड शेप, इज़ इट इन अ पुअर शेप. तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वेदर यू विल बी एबल टू डील करेक्टली विद द स्ट्रेसफुल इवेंट और नॉट. आपका नेचुरल टेम्परामेंट कैसा है, पर्सनैलिटी टाइप कैसी है, ठीक है, आपका अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो डिटरमाइन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट कि किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट से आप कैसे डील कर रहे हो, उसको कैसे अप्रेज कर रहे हो, राइट. फिर आपका कल्चर तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट. हो सकता है कल्चर ए में एक पर्टिकुलर इवेंट को स्ट्रेसफुल माना ही ना जाता हो और कल्चर बी में एक पर्टिकुलर इवेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माना जाता हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एशियन कल्चर्स की बात करते हैं, राइट, एशियन कल्चर्स में डिवोर्स को एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट की तरह देखा जाता है और बहुत ही स्टिग्मा अटैच्ड है डिवोर्स के साथ, राइट. बट जो हमारे दूसरे कल्चर्स होते हैं, जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स होते हैं, उसमें डिवोर्स को स्ट्रेसफुल डेफिनेटली माना जाता है. इट इज़ अ स्ट्रेसफुल इवेंट बट उसके साथ कोई स्टिग्मा अटैच्ड नहीं है. सो द इंडिविजुअल्स हु सीक डिवोर्स आर लिटिल on a easier path to cope up with their divorce and cope up with their loss that they have suffered in their lives. तो इसीलिए इन दोनों में कल्चरल डिफरेंस इतना ज़्यादा आ गया एंड बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल डिफरेंस ओनली एक इवेंट किसी एक इंसान के लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल हो जाएगा कि एक तो भाई मेरा खुद का पर्सनल लॉस भी हो रखा है, ऊपर से सोसाइटी इतना स्टिग्मेटाइज कर रही है उस चीज़ को, ठीक है, और दूसरे कल्चर में उस इंसान को बस अपने पर्सनल लॉस के साथ डील करना है. देयर इज़ नो स्टिग्मा अटैच्ड बाय द सोसाइटी. तो एटलीस्ट उस स्टिग्मा से तो फाइट नहीं करना पड़ रहा, राइट. तो कल्चर भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है कि आप एक स्ट्रेसफुल इवेंट को कैसे परसीव करते हो, कैसे डील कर पा रहे हो. फिर आ जाते हैं रिसोर्सेज पे, जिस पार्ट को हमें स्टडी करना था कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं दैट विल हेल्प यू टू डील विद दैट स्ट्रेसफुल इवेंट. तो फिजिकल रिसोर्सेज में सपोज मनी है, ठीक है, कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया बट यू हैव सफिशिएंट मनी जो आपके बैंक में है, तो आप फिर से अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हो. तो फिर आपको लगेगा हाँ सफिशिएंट रिसोर्स है मेरे पास, इस स्ट्रेसफुल इवेंट से मैं डील कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, राइट. फिर पर्सनल रिसोर्सेज, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं, ठीक है, क्या कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिससे आप डील कर पाओ कि मे बी फ्लड है, ठीक है, तो आपको एक पर्सनल स्किल पता है स्विमिंग की, तो मे बी यू कैन डील विद इट, राइट. सोशल स्किल्स क्या है, क्या डू यू हैव दैट सपोर्ट नेटवर्क, ठीक है, कि आप क्या आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, कोई सेफ स्पेस है, एक सपोर्ट नेटवर्क है जिससे आप हेल्प ले सको किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट से डील करने के लिए. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है, कि कोई भी जो स्ट्रेसर है डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस, उससे डील करने के लिए क्या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या रिसोर्सेज हैं जो आपके पास प्रेजेंट है. डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिसोर्सेज यू मे अप्रेज द स्ट्रेस एंड यू मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस रिएक्शंस. फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है, बिहेवियरल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव. इन चारों को हम कवर कर चुके हैं, राइट. तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा थ्योरी. And with this we come to an end of today's video. I hope guys कि आपको ये जो थ्योरी है समझ आ गई होगी अच्छे से. मैंने सिर्फ इस एक वीडियो में सिर्फ एक थ्योरी को ही कवर किया है जस्ट बिकॉज दिस थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो समझने में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं. बट मैंने सिर्फ एक वीडियो में पूरा आधा घंटा इस थ्योरी को इसलिए ही दिया है ताकि डिटेल में विद एग्जाम्पल्स अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हुए आप इस थ्योरी को समझो. एंड व्हेन वी रिलेट समथिंग विद आवर रियल लाइफ और उन एग्जाम्पल्स के साथ हम किसी चीज़ को समझते हैं तो इतनी आसानी से भूलते नहीं. सो आई होप इट वॉज क्लियर फॉर यू एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. उसमें हम चैप्टर 3 जो आपका 12th का है, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, आगे बढ़ेंगे उसमें. टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, स्टडी वेल एंड टेक केयर. बाय बाय.